यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हब। डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 और टुडे यहाँ पे सेशन है हिंदी व्याकरण व गद्यांश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट यहाँ पे 9 है। इससे पहले 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। देन आप सभी ऑल वीडियोस को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। देखो, गुड न्यूज़ है, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, क्या होता है, आप भैया पीडीएफ लो और भैया पीडीएफ लेकर के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। ओके, बढ़िया अभ्यास करो, ठीक है। क्योंकि वीडियोस को देखने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती जब तक हम उस चीज़ पर अभ्यास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं रिटर्न, तो फिर कैसे हम यहाँ पे अच्छे से उसको याद कर पाएंगे? नहीं होगा ना। तो पीडीएफ लीजिए, तभी बेस्ट होगा। चलिए, ध्यान से आपको यह गद्यांश पढ़ना है और फिर क्वेश्चन 1 से 5 तक के आंसर्स आपको यह गद्यांश पढ़कर ही देना है। गद्यांश पढ़ते हैं। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारण के रूप में घटित होता है उसी का कीर्ति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य आकर्षक एवं लावण्य में रूप सृष्टि से अन्यत्र कहा है अद्भुत एवं अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियाँ भी रच डाली हैं। यहीं पे साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र, ठीक है, यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है। आगे भी है, देखो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। पहले आप यहाँ पे सही से ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको अपने शब्दों में इसका मीनिंग बताऊंगी क्या कह रहा है। उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वपु यंत्र एकाग्र अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने का सारा शरीर दंडित हो सकता है, वह कालक वलित हो जाए या फिर जो है विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र की पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता? शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्व साधन के अंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह घातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार्य नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अति आवश्यक, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षा अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। देखो, आज का जो गद्यांश है भैया बहुत ही बेहतरीन है। अब ये बेहतरीन क्यों है, बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ। देन आप यहाँ पे देखें, जैसे एक मशीन है और अगर मशीन का कोई भी इधर उधर का पार्ट, कोई भी पुर्जा अगर उसका खराब हो जाता है तो क्या वो हमारी मशीन सही से चलती है? नहीं। अब देखो, सिलाई मशीन है, मानो कि सिलाई मशीन है, अगर सिलाई मशीन की जो है सुई टूट जाती है तो क्या फिर आप कपड़े सिल पाएंगे जब तक आप उसमें दूसरी सुई नहीं लगाएंगे? तो वही चीज़ हमारे शरीर की है। मानो अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग
हमारे शरीर से कोई भी अंग टूट फूट उसमें हो जाती है तो हम उसमें अगर दूसरा भी यहाँ पे किसी और का स्वस्थ अंग लगाते हैं तो भी हम जीवित रह सकते हैं। मानो देखो दिल, गुर्दे, कहते हैं ना कि दिल, फेफड़े, ये भी सारी चीज़ें। देन यहाँ पे अगर जो है किसी की टांग टूट गई या फिर हाथ टूट गया, इस तरह से भाई कितनी सर्जरी वगैरह होते हैं, है ना। तो इस माध्यम से कि आप उसमें जो है किसी और का, है ना, या फिर कृत्रिम, आप जो है कृत्रिम रूप से उसमें कुछ और चीज़ ऐसे सेट करेंगे जिससे कि आपका पैर सही से आपको दिखे। सारी चीज़ें यहाँ पे ये नॉर्मली रहती है। मानो कि यहाँ पर आपका जो है, हाँ, कोई जैसे कि कोई अंधा है और अगर भाई कोई स्वस्थ व्यक्ति है, वह अपनी आंखें दान करना चाहते हैं तो वह जो अंधा व्यक्ति है वह भी यहाँ पे सही से नग्न आंखों से देख सकता है। तो यही चीज़ है, अगर हमारे शरीर का कोई भी पार्ट्स यहाँ पे मानो कि गड़बड़ा जाता है तो उसे हम किसी और स्वस्थ व्यक्ति के पार्ट्स को अपने अंग में, अपने शरीर में, ओके, अपने शरीर में लगा के अपना वो पार्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका पॉसिबल होता है और होता भी है। कभी कभी ऐसा होता है, देखो कि हमारे अंदर खून बहुत कम होता है, खून नहीं होता, तो फिर ये भाई देखते हैं कि इनका जो यहाँ पे ब्लड है वो कौन सा है, बी पॉजिटिव है, ए है या फिर डी है, ओ है, कौन सा है, ठीक है। तो भैया जिस बंदे का जौन सा भी ग्रुप डी यहाँ पे होता है, फिर उसी के माध्यम से नेक्स्ट दूसरे बंदे से खून भी, ब्लड भी उसे दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे मशीन है, अगर मशीन का कोई पुर्जा ख़राब हो जाता है तो हम दूसरा नए शॉप से लाके, दुकान से लाके और दूसरा पुर्जा उसमें लगाएंगे तो हमारी मशीन में निरंतर फिर से सही हो जाएगी। तो वही चीज़ इसमें सिर्फ और सिर्फ बताई गई है। और यही चीज़ कहा, जैसे कि यहाँ पे मौसम है, ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में देखो कितनी घटनाएं होती है, अच्छी भी होती है और भयानक वाली भी होती है। अच्छी क्या है कि यहाँ पे मानो थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा हल्की फुल्की बारिश हो गई तो ठंड हो गई तो अच्छी हो गई, है ना। कभी कभी ऐसा कि तेज भूकंप आ गया और लाखों आदमी मर गए, तेज ज्वालामुखी फट गया, लाखों आदमी मर गए, बाढ़ आ गई, लाखों आदमी मर गए। तो भैया कहीं ना कहीं प्रकृति हमें सुख भी देती है और कहीं ना कहीं दुख का भी कारण बनती है। तो यही चीज़ है कि ब्रह्मांड, जैसे जैसे ब्रह्मांड में निरंतरतः आपकी क्या होती है, प्रगति होती है निरंतर, कि उसमें बदलाव, चेंजमेंट होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे ही मानव में भी चेंजमेंट एंड परिवर्तन होते रहते हैं। तो यही चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसमें बताई गई है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने MCQ को। MCQ बड़े ही बेहतरीन और मस्त है हमारे यहाँ पे। तो मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों? तो भैया मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्यों माना गया है? मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में भी घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है, मानव की शक्ति अपराजय है, लघु मानव ही विधाता की सच्ची दृष्टि है। तो मानव को सृष्टि का छोटा रूप क्यों कहा गया है? तो जैसे मैंने कहा कि जैसे कि हमारी प्रकृति जब देखा तब चेंज होती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं। कभी बहुत अच्छा सुहाना मौसम होता है, कभी बारिश वाला भयानक मौसम होता है, कभी आंधी तूफान बिजली कड़कड़ाना वाला एक डरावना सा मौसम यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ओके। और कभी इतना मस्त यहाँ पे मौसम होता है। ऐसे ही हमारे शरीर की बात है, ऐसे ही मानव मन की बात है, मानव के मन की, कि मानो आज हम बड़े हैप्पी है। हमारे आसपास का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, बड़ा ही खुश है, एकदम मस्त मिजाज है, सब हमारी साइड है, बेस्ट है, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कल क्या होता है कि वही लोग जो हमारे साथ अच्छे से रहते हैं, वही लोग हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं या फिर हमें कुछ ना कुछ कह के कुछ भी बदनाम कर रहे हैं, कुछ भी लड़ाई झगड़ा वगैरह, ईर्ष्या, हमसे जलन वगन जो भी होती है, ठीक है, ये सब कर रहे हैं। तो देखो फिर अभी तो आज तो हम उनसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं और कल हम उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे ही मानव के मन में भी चेंजमेंट होता रहता है। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए। तो मानव को सृष्टि का ही लघु रूप इसलिए कहा गया है, जैसे यहाँ पर आपका वातावरण, पर्यावरण, सृष्टि, प्रकृति चेंजमेंट होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, ऐसे ही मानव के मन में भी परिवर्तन होता रहता है। क्लियर है? चलो आगे देखो स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्यकार में, साहित्य शास्त्र में, शल्य चिकित्सक में, वैज्ञानिक में। देखो यूपी SSSC पेट एग्जाम 2021 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये भी जो गद्यांश में करा रही हूँ, ये भी आपका आया हुआ यहाँ पे गद्यांश से यूपी SSSC पेट के एग्जाम में। तो वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव क्यों है? तो वैज्ञानिक दृष्टि का, वैज्ञानिक
तकनीक जो यहाँ पे आपकी साइंटिफिक है किस क्षेत्र में सबसे, देखो वैज्ञानिक में तो साइंटिफिक का रोल है। अब भैया कि मच्छर काटते हैं तो बीमारियाँ क्यों फैलती है, हैजक क्यों होता है, मलेरिया क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आप साइंटिफिक रूप से वैज्ञानिक तौर पर ही तो सिद्ध करते हैं। शल्य चिकित्सक है, आप भी किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको पता है कि इसका ट्रीटमेंट ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो उसका भी आप जो है यहाँ पे पूरा अनुमान दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ। साहित्यकार जो होते हैं वो भी भैया वैज्ञानिक, उसमें भी सारी चीज़ें आपकी जो है साइंटिफिक लेवल की होती है। लेकिन साहित्य जो शास्त्री है इसमें वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत क्या होता है, भाव होता है साहित्य शास्त्री में। आपका साहित्य शास्त्री इस तरह से होता है कि इसमें ये पूर्ण रूप से आपके वैज्ञानिक नहीं होते हैं, कला में पूर्ण होते हैं, अपने मन में भाव संस्कार इस तरह में पूर्ण होते हैं, लेकिन ये हर चीज़ की हाँ इसे हम सिद्ध कर देंगे, इसे ये कर देंगे, इस चीज़ में यह क्या होते हैं, निपुण नहीं होते हैं। इसलिए साहित्य शास्त्री में वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्यों? क्योंकि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्य में होता है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कीर्ति है। तो यूपी SSSC पेट एग्जाम 2021 के ठीक है शिफ्ट सेकंड के एग्जाम में यह आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्यों? क्योंकि इसलिए कहा गया है अवयव रूपी पुर्जे के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है। अब मानो हमारे शरीर का कोई भी अंग है, कोई सा भी पार्ट्स है, अगर भाई वह आपका यहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है यानी कि टूट फूट हो जाती है, उसमें टूट जाता है, फूट जाता है। मानो हमारा एक हाथ है, टूट गया, तो देखो आपके शरीर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपका एक पैर है वो टूट गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी कहीं से हड्डी टूट गई, आपकी जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई, या फिर कुछ भी हो गया, आपकी एक आँख कानी हो गई, कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हुई, आपकी एक आँख कानी हो गई, कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है भैया, कैसी भी किसी भी माध्यम से। ये नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा ही हो सकता है, नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपके अंदर के जो पार्ट्स हैं, दिल, फेफड़े, गुर्दे, वो भी खराब हो सकते हैं। तो यही चीज़ कहा कि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। जैसे एक मशीन का कोई भी पार्ट टूट जाने से वह मशीन आपकी निष्क्रिय हो जाती है, नहीं चल पाती। ऐसे अगर मनुष्य के पार्ट्स में से कोई भी अंग हमारा निष्क्रिय हो जाता है तो फिर वह बात नहीं रहती जो हमारे शरीर में होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती है जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। तो शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या है, वही जैसे कि किसी के शरीर में अंग में कोई भी टूट फूट अगर हो जाती है बाय द वे, और अगर हम उसका इलाज कराते हैं तो भैया आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में तो एक से एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारी जो है आप सबके सामने हर एक चीज़ की क्या है नॉलेज भी है उन बंदों के पास में, एंड सारी चीज़ की सुविधा भी है, आप कहीं पर कुछ भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो भाई शल्य यहाँ पे क्या होगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को फिर से हम सामान्य बना सकते हैं। जैसे कि भाई हाथ है, मानो कि पेड़ पे चढ़ रहे थे आम तोड़ने के लिए, है ना, आम मैंगो खाने थे, हमें चोरी से तोड़ रहे थे, क्या बात है, पेड़ से ही नीचे कूद गए, गिर गए और पता चला कि हाथ की यह हड्डी यहाँ से टूट गई, तो हम कैसे प्लस्तर से वह हड्डी अपनी जुड़वा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। या फिर पैर में मोच आ गई तो दवाई से हम उसे ठीक करवा सकते हैं। या फिर हमारे अंदर जो है कुछ ऐसी बीमारी हो गई, गुर्दा खराब हो गया ये, तो हम दूसरे किसी स्वस्थ बंदे का अपने अंदर गुर्दा या फिर इस तरह से कुछ चीज़ें, वो किडनी वगैरह, वो हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे हम खून डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये चीज़ आपकी कही गई है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये गद्यांश है। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का क्या पर्याय, देखो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, जैसे कि देखो पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द के बहुत सारे अर्थ यहाँ पर होते हैं। ओके, तो निरामय का अर्थ यहाँ पर क्या है, स्वस्थ है, स्वस्थ। निरामय का क्या अर्थ है, स्वस्थ। यहाँ पे स्वस्थ तो आप जानते हैं, स्वस्थ अगर कोई भैया मानो स्वस्थ है तो सारी चीज़ें ही हमारे पास में हैं, और अगर हम स्वस्थ ही नहीं है और हमारे पास में खूब पैसा है तो भैया कुछ नहीं होगा उसका। जब हम स्वस्थ ही नहीं है तो क्या करो इस पैसे का। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व, देखो साथ ही साथ में हम ग्रामर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे आपकी ग्रामर की क्लासेस यहाँ पे कंसेप्ट, थ्योरी और MCQ वाली भी मैंने चैप्टर वाइज चलाई हुई है, लेकिन साथ ही साथ में हम गद्यांश के साथ में भी 2-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ग्रामर के सॉल्व कर लेंगे, है ना, इससे आपका ही फायदा है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं। अरे भैया जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं उसे हम सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या फिर संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले
वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान को हम, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु स्थान इन सभी के भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और विशेषण क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि बाग में लाल फूल है, बाग में लाल फूल है। अब यहाँ पे देखो बाग में लाल फूल है, जो फूल है ये क्या है, एक संज्ञा है। फूल क्या है, एक संज्ञा शब्द है। और ये लाल क्या है, ये है विशेषण। अरे भैया इसकी विशेषता है, इसमें क्वालिटी है, विशेषता है, इसके अंदर क्वालिटी है कि ये लाल है। अब जैसे मैंने कहा कि फलानी वो लड़की है बहुत गोरी है, फलाना वो लड़का है काफ़ी सुंदर है, फलानी लड़की है काली है, फलाना लड़का है काफ़ी मोटा है, फलानी है ढिमकानी है, इस तरह से है, मोटी है, काली है, गोरी है, पतली है, ठीक है, जो भी है। ओके, इस तरह हम कहते हैं। ओके तो भैया क्या है, उसके अंदर वो क्वालिटी है। अब वो काला है तो तुम गोरे हो तो तुम काले होके दिखाओ, और वो काला है तुम गोरे हो तो वो गोरा होके दिखाए, नहीं होगा ना, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बाग में लाल फूल है, तो फूल क्या है, संज्ञा है। तो जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो संज्ञा की फूल की विशेषता क्या बता रहा है, फूल लाल है। तो यहाँ पे लाल ही क्या है, यहाँ हमारा विशेषण शब्द है। क्या है, विशेषण शब्द यहाँ पे ये है कि ये इसमें क्वालिटी है भाई कि लाल है ये। ओके चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, भला, ताजा, दूना, नुकीला। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक इसमें क्वालिटी है। देखो विशेषण भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं, गुण है, परिमाण है, संख्या वाचक है, संबंध, इस तरह से ही होते हैं। तो विशेषण यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं है, भला, ताजा, दूना, नुकीला। मैंने कहा वह आदमी भला है, तो आदमी भला है, उस आदमी के अंदर वह क्वालिटी है कि वो भला इंसान है, खराब इंसान नहीं है, भला इंसान है, इसलिए तो गुणवाचक उसका गुण है। ये जो सब्जी है ताजी है, तो सब्जी की क्वालिटी है वो ताजी है, ये भी गुण है। नुकीला, मैंने कहा यह है जो यहाँ पर पेन है, पेन की जो यहाँ पे आगे की नोक है वो नुकीली है। तो भैया इस पेन की आगे की नोक इसकी क्वालिटी है कि यह आपकी क्या है, नुकीली है। क्या है भैया, इसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पर ये भी गुणवाचक विशेषण है। लेकिन जो दूना है यह आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, बल्कि यह क्या है, यहाँ पे यह हमारा यहाँ पर जो है संख्यावाचक। जैसे कह देना कि मैंने उतना दूना काम किया, मैंने आज दूना काम किया, मैंने आज दूना या फिर दुगना काम किया। ओके तो यहाँ पर ये क्या है, संख्या। ये किसको इंडिकेट करता है, संख्या, संख्यावाचक विशेषण को इंडिकेट करा है। दूना, दुगना, तिगना, ठीक है, इस तरह से। तो दूना यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि यह है आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़े स्क्रीन पर। ओके नेक्स्ट, विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक, विशेषण। तो विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे, देखो संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे तो हम विशेषण कहते हैं। अब भैया पासा पलट गया, विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बता रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विशेष्य। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ऐसे मैंने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, मैंने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो ये क्या है, ये संज्ञा है, राम बहुत अच्छा लड़का है। ओके यहाँ पे अच्छा ये गुण है, क्वालिटी है, विशेषता है, बहुत बहुत अच्छा है, विशेष है यहाँ पे। इस तरह से ये है हमारा होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर। आगे सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ओके एक यहाँ पे होता है संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपके 6 टाइप के होते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, आप इन्हें याद रखें। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला है, लाडला है, लांछन है, लापता। ओके कहा कि ये लड़की काफ़ी लजीली है,
ओके, ये लड़की काफ़ी लचीली, ये लड़की लजीली है यानी कि शर्मीली है। तो भैया यहाँ पे यह क्या है, विशेषण है आपका, यह है लाडला, इसका बेटा बहुत लाडला है। तो बेटा लाडला है क्वालिटी है, विशेषता है। लापता, ले यह लड़का लापता हो गया, तो लड़का लापता हो गया विशेषण है। लेकिन लांछन, लांछन क्या है, यह एक संज्ञा शब्द है। लांछन, यह भी किसी पर दोष मढ़ रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, ओके, उल्टा सीधा जो भी है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, विशेषण नहीं होगा, जबकि संज्ञा शब्द है। आगे देखो नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो देखो सर्वनाम क्या होते हैं, तो भैया संज्ञा के स्थान पर जिन्हें यूज़ किया जाता है वही क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे यहाँ पे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, मैंने कहा राम स्कूल जाता है, मैंने कहा राम स्कूल जाता है। यहीं पर मैंने कहा वह स्कूल जाता है, यहीं पर मैंने कहा वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने राम की जगह वह लगा दिया, तो वह ही क्या है, सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम आपके कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे देखो, मैं, तू, आप, यह, वह, देखो वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आप याद रख सकते हैं। ओके, इस तरह से सर्वनाम ये 11 होते हैं। कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है स्क्रीन पर, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का रति, उत्साह, हास्य और क्रोध। सॉरी, वीर रस का, ओके, देखो हास्य का है यहाँ पे हास्य, यह हास्य रस का स्थायी भाव है। क्रोध, यह रौद्र रस का स्थायी भाव है। और रति, यह यहाँ पर है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। लेकिन यहाँ पे वीर रस, उत्साह यानी कि मोटिवेट होना, उत्साह हो रहे हैं हम, काफ़ी मोटिवेट है कि मुझे इस बार यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम को फोड़ना है, तोड़ना है, बिल्कुल जी जान लगानी है, ठीक है, तोड़ फोड़ करनी है मुझे इसके साथ में, ठीक है। बस मैंने तो ठान लिया, रात दिन एक करना है, कुछ भी हो जाए इस बार, लेकिन एग्ज़ाम को तोड़ के आना है। ओके, उत्साह भर रहा है पूरा, तो वीर रस वही है। अब बताना है रौद्र रस का, भी मैंने पीछे ही बताया, इसका स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पे आपका क्रोध होता है। ओके, चलो, शोक रस का भयानक, भय रस का भयानक रस का होता है, यह भयानक रस का स्थायी भाव है। ओके, और विषमय रस है, क्रोध रस है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध रस। चलिए 12 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं, और ये भी हमारी यूपी टीएसपीएससी पेट एग्जाम 2025 की, जो कि इसमें हमारा हिंदी का सेशन है, मुहावरे चैप्टर वाइज थ्योरी है यहाँ पे, और कंसेप्ट भी है, 20 क्वेश्चन भी है, हिंदी है, पेपर में बार बार पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन है। यही बेस्ट है टू एकदम मस्त वाले क्लासेज है। फर्स्ट यहाँ पे पार्ट है, आप देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट हिंदी वर्णमाला की भी मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, वो भी बहुत मस्त यहाँ पे क्लास है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहीं पे लास्ट क्वेरी हमारी आती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे, तो बिल्कुल आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।